नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है गेहूं की खेती। गेहूं से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और उनसे इर्द गिर्द जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जा भी सकते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज की क्लास आपकी हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, विश्व का स्टेबल खाद्यान्न कौन सा है। ये जो विश्व का स्टेबल खाद्यान्न कौन सा है, गेहूं, जौ, बाजरा या फिर मक्का। तो विश्व के अगर स्टेबल खाद्यान्न की बात करें तो स्टेबल खाद्यान्न कौन सा है, गेहूं है। स्टेबल खाद्यान्न गेहूं तो राइट आंसर होगा ए। गेहूं का विश्व का स्टेबल खाद्यान्न क्या है, गेहूं है। अब बात करते हैं गेहूं के बॉटनिकल नेम की। तो गेहूं का बॉटनिकल नेम क्या है, ट्रिकम एस्टिवम गेहूं का बॉटनिकल नेम है। यदि गेहूं के कुल की बात करें तो गेहूं का कुल क्या है, पोएसी। गेहूं का कुल पोएसी या ग्रेमिनी गेहूं का कुल है। अब बात करते हैं गेहूं के उत्पत्ति स्थल के बारे में। तो उत्पत्ति स्थल क्या है गेहूं का, गेहूं का उत्पत्ति स्थल, तो गेहूं का उत्पत्ति स्थल है तुर्की देश गेहूं का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। अब बात करते हैं गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, यानी कि सेकंड स्थान है। जबकि भारत में क्षेत्रफल में भारत में कहाँ पर उगाया जाता है गेहूं। तो भारत में गेहूं कहाँ पर उगाया जाता है सर्वाधिक, तो भारत में यूपी, एमपी और पंजाब, इन तीनों राज्यों में सर्वाधिक गेहूं की खेती की जाती है। तो गेहूं का उत्पत्ति स्थल क्या है, तुर्की देश। उत्पादन में, विश्व में उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है गेहूं के, तो सेकंड स्थान भारत का है। जबकि भारत में सर्वाधिक उत्पादन कौन कौन से राज्य में होता है, यूपी, एमपी और पंजाब में इसका सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है गेहूं का। अगला क्वेश्चन है, गेहूं के दाने में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ओरोजेनिन, ग्लूटीन, स्पाइक या फिर कैरियोप्सिस। तो जो कैरियोप्सिस है, कैरियोप्सिस तो गेहूं का बीज कहलाता है। गेहूं का बीज बराबर कैरियोप्सिस। गेहूं का बीज क्या कहलाता है, कैरियोप्सिस कहलाता है गेहूं का बीज। अब बात करते हैं स्पाइक की। तो स्पाइक क्या है, स्पाइक पुष्पक्रम है। गेहूं का पुष्पक्रम क्या कहलाता है, स्पाइक कहलाता है। और जो बीज है वो कैरियोप्सिस कहलाता है, पुष्पक्रम स्पाइक कहलाता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत है। अब बात करते हैं ग्लूटीन की। तो ग्लूटीन तो एक प्रोटीन है। जबकि गेहूं के दानों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो गेहूं के दानों में पाई जाती है ग्लूटीन प्रोटीन। बी राइट आंसर होगा। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है गेहूं के दानों में, ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। तो बी राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गेहूं के बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सी है। जो गेहूं के बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सी है, जीन, ये तो मक्का में पाई जाने वाली प्रोटीन है। बात करते हैं ओरोजेनिन। ओरोजेनिन धान में पाई जाती है। ओरोजेनिन धान में पाई जाने वाली प्रोटीन है, ये मक्का में जीन के रूप में पाई जाती है। दोनों तो वैसे ही गलत है। तो राइट आंसर होगा डी, नोरेन 10। नोरेन 10 जीन गेहूं में बोनेपन के लिए उत्तरदायी है। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गेहूं में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सी है। तो बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सी है, नोरेन 10 जीन गेहूं में बोनेपन के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। अब बात करते हैं गेहूं में जो दाना और भूसे का अनुपात होता है, यानी दाना अनुपात चारा, तो कितना पाया जाता है, 1:1.5%। गेहूं में दाना और चारे का अनुपात
होता है। अब बात करते हैं भारत में सर्वाधिक कौन सा गेहूं उगाया जाता है, या गेहूं की कौन सी प्रजाति भारत में उगाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक जो गेहूं की प्रजाति उगाई जाती है वो उगाई जाती है मैक्सिकन गेहूं। मैक्सिकन गेहूं की सर्वाधिक खेती भारत में की जाती है। तो क्वेश्चन बन सकता है गेहूं में दाना और चारे का अनुपात कितना होता है, 1:1.5 होता है। भारत में सर्वाधिक कौन से गेहूं की खेती की जाती है, तो भारत में की जाती है मैक्सिकन गेहूं की। कौन से की, मैक्सिकन गेहूं की भारत में सर्वाधिक खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गेहूं के बीजों का परीक्षण भार कितना होता है, 26 ग्राम, 2 ग्राम, 21 ग्राम या फिर 40 ग्राम। तो जो गेहूं के बीजों का परीक्षण भार होता है वो होता है 40 ग्राम। तो राइट आंसर होगा डी, गेहूं के बीजों का परीक्षण भार कितना होता है, 40 ग्राम। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गेहूं सा होता है तो गेहूं सा का परीक्षण भार कितना होता है, गेहूं सा का परीक्षण भार होता है 2 ग्राम। तो दोनों ही क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गेहूं का भी परीक्षण भार कितना होता है, तो गेहूं का परीक्षण भार 40 ग्राम होता है, जबकि गेहूं सा का भी जो परीक्षण भार कितना होता है वो होता है 2 ग्राम। गेहूं सा का बॉटनिकल नेम क्या है, गेहूं सा का बॉटनिकल नेम है फलेरिस, फलेरिस माइनर, माइनर। गेहूं सा का बॉटनिकल नेम फलेरिस माइनर है। इसका परीक्षण भार कितना होता है 2 ग्राम। गेहूं का परीक्षण भार कितना होता है 40 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में सर्वाधिक खेती की जाने वाला गेहूं कौन सा है, यानी कि कौन सा गेहूं है जिसकी भारत में सर्वाधिक खेती की जाती है, डाइकोकम, ड्यूरम, टिट्रिकम एस्टिवम या फिर टिट्रिकम ड्यूरम। तो जो भारत में सर्वाधिक खेती की जाती है वो कौन सा गेहूं है, टिट्रिकम एस्टिवम, टिट्रिकम एस्टिवम। सर्वाधिक खेती कौन सी गेहूं की जाती है, टिट्रिकम एस्टिवम की जाती है। इसमें 2n बराबर 42 गुणसूत्र होते हैं और ये षट गुणित गेहूं है। कौन सा है, षट गुणित गेहूं है। तो भारत में सर्वाधिक खेती कौन से गेहूं की जाती है, टिट्रिकम एस्टिवम यानी ब्रेड व्हीट, इसे ब्रेड व्हीट के नाम से भी जाना जाता है, ब्रेड व्हीट के नाम से भी जाना जाता है। बॉटनिकल नेम है टिट्रिकम एस्टिवम। इसे मैक्सिकन गेहूं भी कहा जाता है, मैक्सिकन बोना गेहूं भी कहा जाता है। सर्वाधिक खेती टिट्रिकम एस्टिवम की जाती है। गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है और षट गुणित गेहूं की प्रजाति है। इसमें इसे मैक्सिकन या बोना गेहूं भी कहा जाता है। अगर उत्पाद की बात करें तो इससे चपाती और ब्रेड बनाई जाती है, चपाती और ब्रेड बनाने में सर्वश्रेष्ठ गेहूं माना जाता है। चपाती और ब्रेड सर्वाधिक कौन से गेहूं से बनाई जाती है, या अच्छी ब्रेड या चपाती किससे बनती है, ब्रेड व्हीट या टिट्रिकम एस्टिवम गेहूं से। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 42 गुणसूत्र होते हैं और षट गुणित गेहूं की प्रजाति है। इसे मैक्सिकन बोना गेहूं भी कहा जाता है। भारत में 87% क्षेत्र पर इसी गेहूं की खेती की जाती है। 87% क्षेत्र पर सर्वाधिक मात्रा में इसी गेहूं की खेती की जाती है। एक बार गेहूं की जो वर्गीकरण किया गया है उसका प्रॉपर तरीके से हम डिस्कशन कर लेते हैं। गेहूं की एक तो द्विगुणित प्रजाति है, द्विगुणित प्रजाति कौन सी है, आइकॉन, आइकॉन गेहूं की द्विगुणित प्रजाति है। इसमें गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, आइकॉन में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 14, गुणसूत्र 14 होते हैं। द्विगुणित गेहूं की प्रजाति है और इसका बॉटनिकल नेम क्या है द्विगुणित का, टिट्रिकम, टिट्रिकम मोनोकोकम, मोनोकोकम। इसका बॉटनिकल नेम क्या है, टिट्रिकम मोनोकोकम। गुणसूत्रों की संख्या 14 पाई जाती है और आइकॉन इसका अन्य नाम है। तो पहला वर्गीकरण कौन सा है, द्विगुणित गेहूं। अब अगला वर्गीकरण है चतुर्गुणित गेहूं, चतुर्थ गुणित गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, 28 पाई जाती है। चतुर्थ गुणित में गुणसूत्रों की संख्या 28 पाई जाती है। चतुर्थ गुणित 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है इमर गेहूं और एक होता है मैक्रोनी या काठिया गेहूं।
इमर गेहूं का बोटनिकल नेम है टिट्रिकम, टिट्रिकम डाइकोकम। जबकि मोनोकोकम का क्या है, सॉरी मैक्रोनिया काटिया का क्या है, टिट्रिकम ड्यूरम, ड्यूरम बोटनिकल नेम है। मैक्रोनिया काटिया में गुणसूत्रों की संख्या भी कितनी होती है, 28 होती है। तो चतुर्गुणित दो भागों में बांटा गया है, इन दोनों में गुणसूत्रों की संख्या 28 होती है। इमर गेहूं का बोटनिकल नेम क्या है, इमर गेहूं का बोटनिकल नेम है टिट्रिकम डाइकोकम। और मैक्रोनिया काटिया गेहूं का बोटनिकल नेम क्या है, टिट्रिकम ड्यूरम इसका बोटनिकल नेम है। जबकि जो इमर गेहूं होता है, इमर गेहूं का सर्वाधिक उपयोग किस में किया जाता है, उपमा बनाने में इमर गेहूं का उपयोग किया जाता है। जबकि जो काठिया गेहूं होता है, काठिया गेहूं, इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है सूजी बनाने में। तो क्वेश्चन बन सकता है सर्वाधिक उपमा कौन से गेहूं की बनाई जाती है, तो सर्वाधिक उपमा बनाई जाती है इमर गेहूं की, जिसका बॉटनिकल नेम क्या है, टिट्रिकम डाइकोकम। सर्वाधिक सूजी की कौन सी गेहूं की प्रजाति से बनाई जाती है, तो कौन सी प्रजाति से बनाई जाती है, मैक्रोनिया काटिया गेहूं से, जिसका बॉटनिकल नेम है टिट्रिकम ड्यूरम। जो मैक्रोनिया काटिया गेहूं होता है वो संपूर्ण क्षेत्रफल का 12% क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। अब बात करते हैं षट गुणित गेहूं के बारे में। षट गुणित गेहूं, षट गुणित गेहूं दो प्रकार का, सॉरी षट गुणित गेहूं 3 प्रकार का होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो षट गुणित गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या होती है 42। षट गुणित जो गेहूं होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है। पहला है ब्रेड गेहूं, ब्रेड गेहूं, ब्रेड व्हीट, ब्रेड व्हीट षट गुणित है। इसे मैक्सिकन बोना गेहूं भी कहा जाता है, मैक्सिकन बोना भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक उत्पादन यानी क्षेत्रफल 87% क्षेत्र पर उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती 87% क्षेत्र पर की जाती है। यदि ब्रेड गेहूं के उपयोग की बात करें तो ब्रेड गेहूं का उपयोग है चपाती बनाने में, चपाती और ब्रेड बनाने में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है ब्रेड गेहूं का। अब बात करते हैं अगले वर्गीकरण में, तो अगला है भारतीय बोना गेहूं, भारतीय बोना गेहूं। भारतीय बोना गेहूं की सर्वाधिक खेती कहाँ पर की जाती है, भारत में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसकी सर्वाधिक खेती की जाती है। इसकी प्रजाति से उत्पादन कम मिलता है, कम उत्पादन मिलता है, सॉरी कम उत्पादकता होती है और रोली के प्रति है सर्वाधिक प्रति संवेदनशील है। यानी जो रोली व्याधि होती है वो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है भारतीय बोना गेहूं की प्रजाति में। अगली जो प्रजाति है वो है कॉमन ब्रेड व्हीट, कॉमन ब्रेड व्हीट, कॉमन ब्रेड व्हीट। इसकी किस्मों की बात करें तो इसमें इसकी जो किस्में हैं, इसकी दो ही किस्में हैं, दो किस्में हैं कॉमन ब्रेड व्हीट की। एक तो C306 और एक है K65। ये दोनों ही उपयुक्त किस्में हैं इस गेहूं की। अगला क्वेश्चन है निम्न में से भारत में सर्वाधिक विकसित की गई गेहूं की बोनी किस्म कौन सी है। यानी जो भारत में सर्वप्रथम बोनी किस्म की विकसित कौन सी बोनी किस्म का विकास किया गया था। क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम कौन सी बोनी किस्म का विकास किया गया था। सोनारा 63, सोनारा 64, ये लरमा रोजो, लरमा रोजो या फिर सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत में सर्वप्रथम विकसित की गई गेहूं की बोनी किस्म, तो डी राइट आंसर होगा। सोनारा 63, 64 और लरमा रोजो, इन तीनों ही किस्मों का भारत में सर्वप्रथम विकास किया गया था। राइट आंसर होगा डी सभी। अब बात करते हैं गेहूं की जो बोनी जीन होती है उसके बारे में। तो नोरेन 10 गेहूं की बोनी जीन होती है। कौन सी जीन होती है, नोरेन 10 बोनी जीन होती है। इसका विकास किसने किया था, नॉर्मन ई बोरलॉन्ग ने, नॉर्मन ई बोरलॉन्ग ने बोनी जीन का आविष्कार किया और कहाँ पर किया था, मैक्सिको में किया था।
सर्वप्रथम जो इसने 2 किस्म विकसित की थी, सोनारा 63, 64 और लर्मा रोजो। इन्हीं के कारण 1966-67 में हरित क्रांति संभव हो पाई। यानी कि हरित क्रांति में सर्वाधिक इन्हीं किस्मों की बुआई की गई, जिससे सर्वाधिक उपज प्राप्त की गई थी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से गेहूं की 2 जीन वाली किस्म कौन सी है? यानी ऐसी कौन सी किस्म है जिसमें 2 जीन पाई जाती है, यानी द्विगुणित जीन वाली किस्म कौन सी है? प्रताप, HD 2329, HD 2009 या फिर सभी। तो ये तीनों ही किस्म द्विगुणित गेहूं की किस्म है, तो डी राइट आंसर होगा। अब बात करते लेते हैं द्विगुणित गेहूं की किस्मों के बारे में। तो इसके अलावा अन्य कौन कौन सी है द्विगुणित किस्म? HD 2329, प्रताप, HD 2009, कल्याण सोना, छोटी लरमा, शरबती सोनारा, अर्जुन और राज 1482 और लोक जनक। ये किस्में द्विगुणित गेहूं की उपयुक्त किस्में हैं। कौन कौन सी है? प्रताप, HD 2329, HD 2009, कल्याण सोना, छोटी लरमा, शरबती सोनारा, अर्जुन और राज 1482 गेहूं की उपयुक्त द्विगुणित किस्में मानी जाती है। अब बात करते हैं ट्रिपल जीनों के बारे में। ट्रिपल जीन वाली किस्म कौन सी है? हीरा, मोती, लाल बादशाह। ट्रिपल जीन वाली गेहूं की किस्म कौन सी है? हीरा, मोती और लाल बादशाह। अब बात करते हैं ड्यूरम गेहूं की। जो ड्यूरम गेहूं है उसकी उपयुक्त किस्में कौन सी है? तो उसकी उपयुक्त किस्म है राज 911, गिरिजा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ किस्म मानी गई है। कौन से? पर्वतीय क्षेत्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ किस्म कौन सी है? गिरिजा और सैलजा। कौन सी है? गिरिजा और सैलजा। ये दोनों ही किस्म पर्वतीय इलाकों के लिए सर्वश्रेष्ठ किस्में मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गेहूं की पछेती बुआई के लिए वह फसल गिरने के प्रति प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? राज 3765, राज 3777, राज 4120 या फिर राज 4037। तो जो पछेती बुआई के लिए और गिरने के प्रति प्रतिरोधी किस्म है गेहूं की, वो कौन सी है? राज 3765। कौन सी है? राज 3765 उपयुक्त किस्म मानी जाती है, जो पछेती बुआई में गिरने के प्रति प्रतिरोधी किस्म मानी जाती है। इसके अलावा गेहूं की किस्मों की बात करें तो गेहूं की उपयुक्त किस्म है लोकपष्ट, राज 3077, लवणीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म है। कौन सी लवणीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म मानी जाती है? जबकि राज 3777, जो राज 3777 है वो दुर्गापुरा से विकसित किस्म है। राज 3777 दुर्गापुरा से विकसित किस्म है। अब बात करते हैं राज 4120। राज 4120 रोली के प्रति प्रतिरोधी किस्म मानी जाती है। रोली के प्रति प्रतिरोधी किस्म। इसके अलावा है राज 4037 मालवीय, WH 147 चपाती के लिए सर्वश्रेष्ठ किस्म मानी जाती है, WH 147। और जो D134 है वह बारानी खेती के लिए सबसे उपयुक्त किस्म गेहूं की मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गेहूं की असिंचित बारानी खेती के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? WH 147, D134, मुक्ता, B व C। WH 147 की बात करें तो ये किस्म चपाती बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ किस्म मानी जाती है। तो क्वेश्चन बन सकता है गेहूं की चपाती बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ किस्म कौन सी मानी जाती है? तो राइट आंसर होगा WH 147। क्या राइट आंसर होगा? WH 147 इसका
राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं D134 और मुक्ता, ये दोनों ही गेहूं की बारानी 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 और असिंचित खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ किस्म मानी जाती है, तो डी राइट आंसर होगा। गेहूं की असिंचित और बारानी खेती के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? D134 और मुक्ता दोनों ही किस्में उपयुक्त किस्म मानी जाती है। अब बात करते हैं कुछ अन्य किस्मों के बारे में। तो बात करें यदि K65 के बारे में, K65 लवणीय वह पछेती बुआई के लिए सर्वश्रेष्ठ किस्म मानी जाती है। K65 लवणीय और पछेती बुआई के लिए सर्वश्रेष्ठ किस्म मानी जाती है। जबकि करनाल बंट के प्रतिरोधी किस्म की बात करें, करनाल बंट व्याधि होती है उसके प्रतिरोधी किस्म की बात करें तो PBW502 गेहूं की करनाल बंट के प्रति प्रतिरोधी किस्म मानी जाती है। और दुर्गापुरा जोग 666 अन्य किस्में है गेहूं की, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे गेहूं की किस्म है तो उसमें आंसर होगा जॉब 666 है, तो जॉब 666 दुर्गापुरा से विकसित किस्म है, दुर्गापुरा 65 और सुजाता। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गेहूं की सामान्य बुआई हेतु बीज दर कितनी रखी जाती है? 25 kg, 50 kg, 100 kg या फिर 75 kg। तो गेहूं की अगर सामान्य बुआई की जा रही है तो सामान्य बुआई हेतु बीज दर रखी जाती है 100 kg प्रति हेक्टेयर। जबकि असिंचित व पछेती बुआई के लिए असिंचित और पछेती बुआई की जा रही है, असिंचित व पछेती बुआई की जा रही है तो गेहूं की बीज दर रखी जाती है, कितनी रखी जाती है? 125 kg प्रति हेक्टेयर। और यदि डिबलर द्वारा गेहूं की बुआई की जा रही है तो डिबलर द्वारा गेहूं की बुआई की जाती है तो 25 से 30 kg प्रति हेक्टेयर बीज दर रखी जाती है। तो तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन बन सकता है, निम्न में से गेहूं की सामान्य बुआई हेतु बीज दर कितनी रखी जाती है? तो राइट आंसर होगा 100 kg प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन बन सकता है, निम्न में से गेहूं की असिंचित व पछेती बुआई की जा रही है तो उसके लिए बीज दर कितनी रखी जाएगी? तो पछेती बुआई के लिए व असिंचित क्षेत्रों में अगर बुआई की जा रही है तो 125 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई की जाएगी गेहूं के बीज की। और यदि डिबलर विधि का प्रयोग किया जा रहा है गेहूं की बुआई में तो डिबलर विधि से 25 से 30 kg प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं गेहूं की जलवायु के बारे में। गेहूं की जलवायु, तो सबसे पहले गेहूं की जलवायु की बात करें तो ठंडी जलवायु गेहूं के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। वानस्पतिक वृद्धि के लिए अगर तापमान की बात करें तो उपयुक्त तापमान माना जाता है, उपयुक्त तापमान कितना माना जाता है? 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अंकुरण के लिए, गेहूं के अंकुरण के लिए सर्वश्रेष्ठ तापमान कितना माना जाता है? वो माना जाता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और इष्टतम तापमान की बात करें गेहूं की तो गेहूं का इष्टतम तापमान है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। गेहूं के लिए जलवायु ठंडी जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। गेहूं की वानस्पतिक वृद्धि के लिए तापमान 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। अंकुरण के लिए तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि इष्टतम तापमान कितना होता है गेहूं का? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड इष्टतम तापमान होता है। मृदा की बात करें तो दोमट मृदा उपयुक्त मानी जाती है गेहूं की खेती के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गेहूं की बुआई की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? यदि गेहूं की बुआई की जा रही है तो सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? गेहूं की बुआई की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? गेहूं की बुआई की विधियों की बात करें तो गेहूं की बुआई की 6 विधियां हैं। कितनी है? 6 विधियां है। तो क्वेश्चन है कि निम्न में से गेहूं की सर्वश्रेष्ठ बुआई की विधि कौन सी है? FIRB, छिड़काव विधि, ड्रिलिंग विधि या फर्टिकम सीड ड्रिल। तो गेहूं की फर्टिकम सीड ड्रिल विधि बुआई की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है।
सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? फट्टी कम सीड ड्रिल। तो राइट आंसर होगा डी। अब बात करते हैं छिड़काव विधि। छिड़काव विधि होती है, छिड़काव विधि में अगर बीज दर की बात करें तो इसमें 125 केजी प्रति हेक्टेयर बीज दर रखी जाती है, जबकि डिबलर विधि से यदि बुआई की जा रही है तो डिबलर विधि में बीज दर कितनी रखी जाती है? 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर डिबलर विधि से बुआई करने पर बीज दर रखी जाती है। और जो नई विधि है, गेहूं के बुआई की नई विधि है, वो गेहूं के बुआई की नई विधि की बात करें तो नई विधि कौन सी है? गेहूं की बुआई की नई विधि है FIRB। FIRB गेहूं की बुआई की नई विधि है। अब बात करते हैं यदि गेहूं की बुआई की जा रही है तो कतार से कतार की दूरी कितनी रखी जाती है? तो कतार से कतार की दूरी कितनी रखी जाती है? 22.5 सेंटीमीटर। जबकि पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी जाती है? 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। यदि गहराई की बात करें तो गहराई कितनी रखी जाती है? 4 से 5 सेंटीमीटर। और जो बोनी किस्म होती है उनकी गहराई कितनी रखी जाती है? उनकी 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई रखी जाती है। क्वेश्चन बन सकता है गेहूं की कतार से कतार की दूरी कितनी रखी जाती है? 22.5 सेंटीमीटर। गेहूं की पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी जाती है? 10 सेंटीमीटर। गेहूं की बुआई कितनी गहराई पर की जाती है? 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर। अगला क्वेश्चन है गेहूं की बुआई हेतु प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद कितनी डाली जाती है? 10 टन प्रति हेक्टेयर, 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर, 30 टन प्रति हेक्टेयर या फिर 5 से 7 टन प्रति हेक्टेयर। तो यदि गेहूं की बुआई की जा रही है तो 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद डाली जाती है। कितनी? 10 से 20 टन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब गोबर की खाद के अलावा NPK भी डाला जाता है, तो N की मात्रा डाली जाती है, वो डाली जाती है 120 केजी प्रति हेक्टेयर। यदि फास्फोरस की मात्रा की बात करें तो फास्फोरस की मात्रा रखी जाती है 60 केजी प्रति हेक्टेयर और पोटास की मात्रा रखी जाती है 40 केजी प्रति हेक्टेयर। जबकि एक जिंक भी डाला जाता है। जिंक कितना डाला जाता है? 25 केजी प्रति हेक्टेयर। तो क्वेश्चन बन सकता है गेहूं की बुआई से पूर्व गोबर की खाद कितनी डाली जाती है? 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर। गेहूं की बुआई से पूर्व नाइट्रोजन उर्वरक कितना डाला जाता है? तो नाइट्रोजन उर्वरक 120 केजी डाला जाता है, जिसकी आधी मात्रा बुआई से पहले और आधी मात्रा सिंचाई के साथ 2 बार दी जाती है। और P की संपूर्ण मात्रा और K की संपूर्ण मात्रा बुआई से पहले 60 केजी और 40 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालते हैं और जिंक की मात्रा भी डालते हैं। वो कितनी डालते हैं? 25 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाली जाती है जिंक की मात्रा। अब अगला क्वेश्चन है निम्न में से गेहूं के कौन से खरपतवार को गेहूं का मामा के नाम से जाना जाता है? बथुआ, हिरणखुरी, कृष्णनील या फिर गुल्ली डंडा। तो ऐसा कौन सा खरपतवार है गेहूं का जो कि उसे गेहूं के मामा या मंडूसी के नाम से जाना जाता है? तो जो गुल्ली डंडा खरपतवार है उसे मामा या गेहूंसा या फिर मंडूसी के नाम से जाना जाता है। गेहूं का मामा, गेहूंसा या फिर मंडूसी के नाम से जाना जाता है। जो ये गुल्ली डंडा खरपतवार है ये एक बीजपत्री खरपतवार है। क्वेश्चन बन सकता है गेहूं का एक बीजपत्री खरपतवार कौन सा है? तो गुल्ली डंडा, गेहूं का मामा, गेहूंसा या मंडूसी इसका राइट आंसर होगा। इसका बोटनिकल नेम क्या है? तो बोटनिकल नेम है फेलेरिस माइनर इसका बोटनिकल नेम है। यह गेहूं का नकलची खरपतवार है। तो क्वेश्चन बन सकता है गेहूं का नकलची खरपतवार कौन सा है? गेहूंसा, मंडूसी, गेहूं का मामा या फिर गुल्ली डंडा गेहूं का नकलची खरपतवार है। इसके रोकथाम हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? इसके गुल्ली डंडा के रोकथाम हेतु आइसोप्रोट्यूरोन का स्प्रे किया जाता है खरपतवार नाशी का, जिससे इसका नष्ट हो जाता है। यदि इसके स्थान पर ये प्रतिरोधी नहीं, इसके
अब वर्तमान समय में जो गेहूं का मामा है गेहूं सा वो आइसोप्यूटरन के प्रति प्रतिरोधी हो गया। तो इसके स्थान पर वर्तमान समय में कौन सा शाकनाशी उपयोग किया जाता है? वर्तमान समय में सल्फ्यूरोन शाकनाशी का उपयोग किया जाता है। कौन से का? गेहूं का मामा या खरपतवार भी लगातार आइसोप्यूटरॉन का छिड़काव करने से इसमें प्रतिरोधकता क्षमता का विकास हो गया। इसलिए वर्तमान समय में किसान सल्फोसल्फ्यूरोन का शाकनाशी का प्रयोग करते हैं 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। निम्न में से गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है? गुल्ली डंडा, बथुआ, हिरणखुरी या कृष्णनील। तो ऐसा कौन सा खरपतवार है जो गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार है? तो गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है? हिरणखुरी। हिरणखुरी गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार है। आपत्तिजनक खरपतवार है। इसके रोकथाम हेतु 2,4-D का स्प्रे किया जाता है बुआई के 30 से 35 दिन बाद। बुआई के 30 से 35 दिन बाद हिरणखुरी के नियंत्रण हेतु किसका 2,4-D का स्प्रे किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में जो इसका छिड़काव किया जाता है वो किया जाता है मेटासल्फ्यूरोन का स्प्रे किया जाता है। मेटासल्फ्यूरोन जिसकी 4 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव किया जाता है। तो गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है? हिरणखुरी है। पहले इसका 2,4-D से नियंत्रण किया जाता था, लेकिन वर्तमान में इसका जो नियंत्रण किया जाता है वो छिड़काव किया जाता है वो किसका किया जाता है? मेटासल्फ्यूरोन का 4 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गेहूं की प्रथम सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी है? CRI, फूटान, फ्लोरिंग स्टेज, मिल्किंग स्टेज। यदि गेहूं में एक प्रथम सिंचाई की बात करें तो प्रथम सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी है? CRI प्रथम सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है। तो राइट आंसर होगा ए। गेहूं में प्रथम सिंचाई की क्रांतिक अवस्था CRI है। तो 21 दिन बाद में प्रथम सिंचाई कब की जाती है? 21 दिन बाद में की जाती है शीर्ष जड़ जमते समय। कब की जाती है? शीर्ष जड़ जमते समय CRI स्टेज पर प्रथम सिंचाई की जाती है। कितने दिनों बाद की जाती है? 21 दिनों बाद की जाती है। तो गेहूं में मुख्यतया कितनी सिंचाई की जाती है? मुख्यतया 6 सिंचाई की जाती है। कितनी? 6 सिंचाई। पहली सिंचाई कब की जाती है? पहली सिंचाई की जाती है CRI अवस्था पर। कितने दिनों बाद? 21 दिन बाद। दूसरी सिंचाई कब की जाती है? कल्ले फूटते समय। कल्ले फूटते समय दूसरी सिंचाई की जाती है। और कितने दिनों बाद की जाती है? तो वो की जाती है 40 से 45 दिन बाद। तीसरी सिंचाई कब की जाती है? तीसरी सिंचाई की जाती है कब की जाती है तीसरी सिंचाई? तीसरी सिंचाई की जाती है गांठ बनते समय। कब? गांठ बनते समय तीसरी सिंचाई की जाती है। और गांठ बनना कब प्रारंभ होती है? 60 से 65 दिन बाद। चौथी सिंचाई कब की जाती है? चौथी सिंचाई की जाती है बालियां आते समय। तो बालियां कब आती है? बालियां आती है 80 से 85 दिन बाद। 80 से 85 दिन बाद। पांचवी सिंचाई कब की जाती है? दूधी अवस्था पर। और कितने दिनों बाद? 100 से 105 दिन बाद। और जो छठवीं सिंचाई की जाती है वो की जाती है पकते समय। कब की जाती है? 115 से 120 दिन बाद। तो ये सिंचाई की 6 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था कौन सी है? CRI अवस्था। द्वितीय अवस्था है कल्ले फूटान। तीसरी अवस्था है गांठ। चतुर्थ अवस्था है बालियां बनते समय। और पांचवी अवस्था है दूधिया अवस्था। और छठी अवस्था है पकते समय। तो प्रथम सिंचाई कब की जाती है? 21 दिन बाद। द्वितीय सिंचाई कब की जाती है? 40 से 45 दिन बाद। तृतीय सिंचाई की जाती है 60 से 65 दिन बाद। चतुर्थ सिंचाई की जाती है 80 से 85 दिन बाद। और जो पांचवी सिंचाई की जाती है वो की जाती है 100 से 105 दिन बाद। जबकि अंतिम सिंचाई की जाती है वो की जाती है 115 से 120 दिन बाद की जाती है। गेहूं में मुख्यतया एक तो डफ अवस्था होती है। डफ अवस्था
क्वेश्चन बन सकता है डप्पा अवस्था का संबंध किससे है? गेहूं से। इसमें क्या होता है, दूध या अवस्था में गेहूं के दाने जो सख्त हो जाते हैं, गेहूं के दाने सख्त, यदि दूध या अवस्था में अगर फसल को पानी नहीं मिला तो गेहूं के दाने सख्त हो जाते हैं, उसे डप अवस्था कहा जाता है। यदि गेहूं की खेती हेतु अगर एक सिंचाई उपलब्ध है तो वो सिंचाई की जाती है CRI अवस्था पर, 21 दिन बाद इसकी सिंचाई की जाती है। अब बात करते हैं गेहूं की जल मांग। गेहूं की जल मांग कितनी है? तो गेहूं की जल मांग कितनी है? 400 से 650 mm गेहूं की जल मांग है। 400 से 650 गेहूं की जल मांग है। यदि गेहूं की फसल में 3 सिंचाई पानी की उपलब्ध है, यदि 3 पानी उपलब्ध है तो कौन कौन सी अवस्था पर सिंचाई की जाती है? एक तो की जाती है प्रथम सिंचाई CRI, सेकंड सिंचाई की जाती है गांठ बनते समय, और जो तीसरी सिंचाई की जाती है वो की जाती है दूधिया अवस्था में। यदि गेहूं की फसल की बुआई की गई और 3 पानी उपलब्ध है, प्रथम सिंचाई की जाएगी CRI अवस्था पर, द्वितीय सिंचाई की जाएगी गांठ बनते समय, और तृतीय सिंचाई की जाएगी दूधिया अवस्था पर। और यदि 2 पानी उपलब्ध है, बुआई हेतु 2 पानी उपलब्ध है तो प्रथम सिंचाई तो CRI अवस्था पर की जाती है, प्रथम सिंचाई CRI अवस्था पर, और द्वितीय सिंचाई पुष्प या बाली बनते समय सिंचाई की जाती है। गेहूं की जल मांग 400 से 650 mm होती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गेहूं की फसल में किस प्रकार की रोली सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है? तो गेहूं की बाली में गेहूं की खेत फसल में 3 प्रकार की रोली लगती है। एक तो होती है काली, एक होती है पीली, और एक होती है भूरी। तो सर्वाधिक नुकसान कौन सी रोली पहुंचाती है? तो गेहूं की फसल में जो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है वो कौन सी रोली पहुंचाती है? गेहूं की खेती में जो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है वो कौन सी रोली पहुंचाती है? भूरी रोली सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। ये संपूर्ण भारत में सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली रोली मानी जाती है। ये कवक द्वारा रोली किसके द्वारा फैलती है? कवक जनित बीमारी है, कवक जनित व्याधि है रोली। सर्वाधिक नुकसान गेहूं की फसल में भूरी रोली द्वारा होता है। कौन सी रोली द्वारा? भूरी रोली द्वारा। एक बार इनका प्रॉपर तरीके से हम डिस्कशन देखते हैं। 3 प्रकार की रोली होती है, एक तो होती है भूरी, एक होती है पीली, और एक होती है काली। भूरी रोली कौन से कवक जनित रोग से होती है? पक्सिनिया रिकोन्डिटा। पीली रोली पक्सिनिया स्ट्रीफोर्मिस नामक कवक से फैलती है। यह फरवरी माह में सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फरवरी माह में कौन सी रोली सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है? पीली रोली। संपूर्ण भारत में सर्वाधिक नुकसान कौन सी रोली पहुंचाती है? तो राइट आंसर होगा भूरी या गेरूही रोली। जबकि बात करें काली रोली की, तो जो काली रोली है वो मुख्यतया तने पर अधिक फैलती है, यानी जो गेहूं की फसल का तना होता है उस पर सर्वाधिक प्रकोप दिखाती है। तो इसी के कारण इसे किल्लर रोली के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से किल्लर रोली कौन सी है? तो राइट आंसर होगा काली। निम्न में से गेहूं की फसल पर तने पर सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली रोली कौन सी है? काली रोली। निम्न में से फरवरी माह में सर्वाधिक नुकसान कौन सी रोली से होता है? पीली रोली से। और संपूर्ण भारत में सर्वाधिक नुकसान कौन सी रोली से होता है? सर्वाधिक नुकसान होता है वो होता है भूरी रोली से। रोली के नियंत्रण हेतु किसका उपयोग किया जाता है? रोली के नियंत्रण हेतु मैनकोजेब का स्प्रे किया जाता है। इसका मैनकोजेब का 2 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गेहूं की खड़ी फसल में छिड़काव किया
जाता है। और यदि तीनों रोलियों का एक साथ नियंत्रण करना है तो उसके लिए सल्फर पाउडर का स्प्रे या खड़ी फसल में बुरकाव किया जाता है। जो सल्फर पाउडर होता है उसका तीनों ही रोलियों के अगर नियंत्रण करना है तो सल्फर पाउडर का बुरकाव किया जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गेहूं का अंतःबीजोड़ रोग कौन सा है? अनावृत कंड, करनाल बंट, गेंगला या फिर सभी? तो जो गेहूं का अंतःबीजोड़ रोग होता है वो होता है अनावर्त कंड। अनावर्त कंड, गेहूं का अनावर्त कंड अंतःबीजोड़ रोग होता है। यह किसके द्वारा फैलता है? अस्टिलागो नूडा ट्रिसाइड नामक कवक द्वारा फैलता है। अब बात करते हैं, यदि गेहूं में अंतःबीजोड़ रोग यानी अनावर्त कंड रोग लग गया तो फसल जल्दी पकती है तथा बालियां अविकसित रह जाती है और दानों की जगह बाली में काला चूर्ण भर जाता है, काला चूर्ण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गेहूं की फसल का कैंसर रोग कौन सा कहलाता है? तो निम्न में से गेहूं की फसल का कैंसर रोग कौन सा कहलाता है? तो जो गेहूं की फसल में करनाल बंट रोग होता है, करनाल बंट रोग को कैंसर रोग कहा जाता है गेहूं का। इसकी खोज सबसे पहले 1930 में करनाल हरियाणा में मित्रा द्वारा की गई थी, प्रायोगिक बीज प्लांट में देखा गया था। तो क्वेश्चन बन सकता है, सर्वप्रथम जो करनाल बंट रोग है उसकी खोज कब की गई? 1930 में की गई। क्वेश्चन बन सकता है, सर्वप्रथम करनाल बंट खोज जो रोग होता है उसकी खोज कहाँ पर की गई? करनाल हरियाणा में की गई। और किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर मित्रा के द्वारा इसकी खोज की गई थी। यह रोग किस प्रजाति के द्वारा फैलता है? तो कवक जनित रोग है। किसके द्वारा फैलता है? निवासिया इंडिका, निवासिया इंडिका नामक कवक प्रजाति के द्वारा फैलता है। यह बीजोड़ रोग है। क्वेश्चन बन सकता है, गेहूं का बीजोड़ रोग कौन सा है? गेहूं का बीजोड़ रोग कौन सा है? तो गेहूं का बीजोड़ रोग है करनाल बंट। करनाल बंट रोग गेहूं का बीजोड़ रोग है। इसकी अगर गेहूं में करनाल बंट रोग लग गया, कौन सा? करनाल बंट रोग लग गया तो गेहूं सड़ी मछली जैसी गंध आती है, सड़ी मछली जैसी गंध आने लगती है गेहूं की खड़ी फसल में, जिसके कारण विदेशों में निर्यात बंद हो गया इस गेहूं का। तो करनाल बंट रोग के कारण गेहूं की खड़ी फसल में सड़ी मछली जैसी गंध आती है, जिसके कारण विदेशों में निर्यात कम हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गेहूं की सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? HD 2009, RD 2052, RD 2035 या RHMR फर्स्ट? तो जो गेहूं की क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्न में से गेहूं की सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? तो गेहूं सबसे पहले बात करते हैं HD 2009 की। तो HD 2009 का अन्य नाम क्या है? अर्जुन इसका अन्य नाम है और ये 2,4-D के प्रति संवेदनशील किस्म है, तो क्वेश्चन बन सकता है, गेहूं की कौन सी किस्म है जो 2,4-D शाकनाशी के प्रति संवेदनशील है? तो अर्जुन या HD 2009 इसका राइट आंसर होने वाला है। अब बात करते हैं HD 2052 और RD 2035 और RHMR। तो जो RHMR किस्म है वो गेहूं की सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म मानी जाती है। कौन सी किस्म है? RD
गेहूं की सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? RJMR फर्स्ट किस्म गेहूं की सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म मानी जाती है। RHMR फर्स्ट गेहूं की सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म मानी जाती है। तो डी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रथम मानव निर्मित अनाज कौन सा है? गेहूं, राई, टिट्रिकेल या सरसों? तो जो मानव निर्मित प्रथम अनाज था वो था टिट्रिकेल। गेहूं पर सर्वप्रथम मानव द्वारा कौन सा अनाज निर्मित किया गया था? टिट्रिकेल। यह गेहूं और राई के संकरण द्वारा तैयार किया गया अनाज था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से प्रथम मानव निर्मित अनाज कौन सा है? टिट्रिकेल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से जो मानव ने प्रथम अनाज बनाया था वो किस किस के क्रॉस द्वारा बनाया गया था? तो गेहूं और राई के क्रॉस द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गेहूं की संकर किस्मों से कितनी उपज प्राप्त होती है? यदि गेहूं की संकर किस्मों की बुआई की गई है तो उपज कितनी प्राप्त होती है प्रति हेक्टेयर? 30 से 44 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 10 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर या 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। यदि गेहूं की संकर किस्मों की बुआई की गई है तो 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। और यदि औसत उपज की बात करें तो गेहूं की औसत उपज मानी जाती है 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गेहूं की औसत उपज कितनी मानी जाती है? तो गेहूं की औसत उपज मानी जाती है वो मानी जाती है 30 से 40 क्विंटल, जबकि गेहूं की जो संकर किस्मों की उपज मानी जाती है वो मानी जाती है, कितनी मानी जाती है? 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो 20 का राइट आंसर होने वाला है। अब बात करते हैं गेहूं की कटाई के बारे में। गेहूं की कटाई कब की जाती है? गेहूं की कटाई की जाती है यदि दानों में 20 से 25% नमी हो तब कटाई की जाती है। यदि गेहूं के भंडारण की बात करें तो गेहूं का भंडारण किया जाता है दानों में 10 से 12% नमी होने पर। और किस माह में की जाती है गेहूं की कटाई? गेहूं की कटाई की जाती है मार्च अप्रैल माह में। मार्च और अप्रैल माह में गेहूं की कटाई की जाती है। और गेहूं में यदि 20 से 25% नमी है तो गेहूं की कटाई की जाती है। प्रथम मानव निर्मित किस्म कौन सी है? अनाज कौन सा है? टिट्रिकेल है। अब बात करते हैं गेहूं की कुछ और किस्मों के बारे में। और किस्मों के बारे में बात करते हैं जो कि जैसे कि गेहूं की लवणीय क्षेत्रों के प्रतिरोधी प्रति किस्म कौन सी है? गेहूं की कम जल वाली किस्म कौन सी है? क्वेश्चन जैसे कि गेहूं की सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? या गेहूं की कम सिंचाई वाली किस्म कौन सी है? या फिर गेहूं की जो करनाल बंड पर रोग लगता है उसके प्रति प्रतिरोधी किस्में कौन सी है? या फिर जो गेहूं की षटगुणित किस्म कौन सी है? पंचगुणित किस्म कौन सी है? इन सभी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम काठिया गेहूं की किस्मों के बारे में। काठिया गेहूं की किस्मों की बात करें तो यूपी 311, जयराम, मेघदूत और जवाहर गेहूं की काटे गेहूं की किस्में मानी जाती है। और जो सेलजा और गिरिजा ये दोनों ही किस्में पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब बात करते हैं उत्परिवर्तित किस्मों के बारे में। गेहूं की उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है? गेहूं की पूसा लरमा और सरबती सोनारा। तो गेहूं की उत्परिवर्तित किस्में कौन सी है? पूसा लरमा और सरबती सोनारा दोनों ही गेहूं की उत्परिवर्तित किस्में मानी जाती है। जबकि बात करें यदि संकर किस्म की तो गेहूं की संकर किस्म कौन सी है? तो गेहूं की संकर किस्म है
हाइप्रेक्स 001 गेहूं की संकर किस्म मानी गई है। 007 हाइप्रेक्स 007 हाइप्रेक्स 007 गेहूं की एकमात्र संकर किस्म मानी जाती है। एक बार इसको हम साफ कर लेते हैं। अब बात करते हैं गेहूं की जो कल्याण सोना किस्म है। कौन सी? कल्याण सोना। कल्याण सोना किस्म है इस फसल में इस किस्म में रोली का सर्वाधिक प्रभाव होता है। रोली का सर्वाधिक प्रभाव कौन सी किस्म में होता है? कल्याण सोना में। और जो हरित क्रांति में सर्वाधिक योगदान कौन सी किस्म का था? हरित क्रांति में सर्वाधिक योगदान कौन सी किस्म का था? HD 2329 किस्म है गेहूं की, उसका सर्वाधिक योगदान हरित क्रांति में था। HD 1981 का अन्य नाम क्या है? तो HD 1981 का अन्य नाम है प्रताप। HD 2009 का अन्य नाम क्या है? अर्जुन इसका अन्य नाम है, जो कि 2,4-D शाकनाशी के प्रति प्रतिरोधी किस्म मानी गई है। अब बात करते हैं राज 3037 राज 3077। जो राज 3077 किस्म है वो लवणीय प्लस क्षारीय और फचेती खेती हेतु उपयोग किस्म मानी जाती है। यदि लवणीय क्षेत्र है, क्षारीय क्षेत्र और फचेती बुआई की जा रही है तो उसके लिए उपयुक्त किस्म मानी जाएगी राज 3077 उपयुक्त किस्म मानी जाएगी। अब बात करते हैं राज 3765 के बारे में। राज 3765 किस्म है वो गिरने के प्रति प्रतिरोधी किस्म मानी जाती है। यदि फसल गिरने के प्रति प्रतिरोधी किस्म कौन सी है गेहूं की, तो राज 3765 उपयुक्त किस्म मानी जाएगी। जो राज 4120 किस्म है गेहूं की, उसका अन्य का नाम क्या है? तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राज 4120 की गेहूं की जो उपयुक्त किस्म, उसका अन्य नाम क्या है? UG 99। ये रोली के प्रति प्रतिरोधी किस्म है, रोली के प्रति प्रतिरोधी किस्म मानी जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है गेहूं की 3 जीन वाली किस्म कौन सी है? तो 3 जीन वाली किस्म है हीरा, मोती, लाल बादशाह, संगम और ज्योति गेहूं की 3 किस्में वाली उपयुक्त किस्में मानी जाती है। अब बात करते हैं गेहूं की लवणीय प्लस फचेती खेती के लिए उपयुक्त किस्म। तो लवणीय और क्षेत्र और फचेती बुआई के लिए उपयुक्त किस्म मानी गई है, वो मानी गई है जोबनेर 466, सुजाता और K65 गेहूं की लवणीय और फचेती बुआई के लिए उपयुक्त किस्में मानी गई है। कौन कौन सी? जोबनेर 466, सुजाता और K65। जो प्रथम मानव निर्मित फसल कौन सी है? प्रथम मानव निर्मित ट्रिटिकेल, और इसकी एकमात्र किस्म है वो है DT 96। एकमात्र ट्रिटिकेल मानव निर्मित अनाज है, उसकी किस्म मानी जाती है। अब बात करते हैं गेहूं में गोबर की मात्रा कितनी डाली जाती है? 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की मात्रा डाली जाती है। अब बात करते हैं हरित क्रांति के बारे में। तो गेहूं हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? हरित क्रांति का आरंभ हुआ था 1966-67 में। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन।
नाथन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है। जबकि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन इबोर लोंग। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन, जबकि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, डॉक्टर इबोर लोंग को माना जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और यदि बात करें जो सर्वाधिक योगदान देने वाली भारतीय किस्म की बात करें, हरित क्रांति में सर्वाधिक योगदान देने वाली भारतीय किस्म कौन सी है, तो वो थी HD 2329। ये भारतीय एकमात्र भारतीय किस्म थी जो हरित क्रांति में सर्वाधिक इसका योगदान रहा था। अब बात करते हैं गेहूं के परीक्षण भार की। गेहूं का परीक्षण भार होता है 40 ग्राम और गेहूं सा का कितना होता है, गेहूं सा का होता है 2 ग्राम इसका परीक्षण भार होता है। अब बात करते हैं गेहूं की बुआई के बारे में। तो गेहूं की बुआई कब की जाती है, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य गेहूं की बुआई की जाती है। बीज दर कितनी रखी जाती है, औसत बीज दर रखी जाती है 100 kg। सीड ड्रिल बुआई द्वारा की जा रही है, विधि द्वारा बुआई की 100 kg और डिबलर द्वारा बुआई की जा रही है 25 से 30 kg। इसकी बुआई प्रति हेक्टेयर के हिसाब से की जाती है। तो आज की क्लास में जो गेहूं से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे और उन्हीं क्वेश्चनों से संबंधित जो इर्द गिर्द क्वेश्चन बनते थे उनके बारे में डिस्कशन किया गया। आज की क्लास हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की क्लास का टॉपिक था जो गेहूं। तो कोई सी भी एग्जाम हो इस क्लास से बाहर जो भी क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया गया उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। इस क्लास को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इनके नोट्स भी आप बना सकते हो। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।